कॉपी पेन लेके बैठिए, हेडिंग लगाइए स्वयं प्रेरण सेल्फ इंडक्शन। देखो इससे पहले हमने कई प्रैक्टिकल्स किए थे, उसमें आपको बताया था कि जैसे हम विद्युत वाहक बलों को बढ़ाते हैं या धारा बढ़ाते हैं तो फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है, विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होते हैं। तो स्वयं प्रेरण के बारे में भी आपको बताया था, तो ये आपने पढ़ा था वहाँ पे कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, किस में परिवर्तन होता है, विद्युत धारा में। यदि आप विद्युत धारा में परिवर्तन करते हैं तो स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा के कारण उत्पन्न होने की घटना, सुनना वापस से, जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है तो स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा के उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, स्वयं प्रेरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को, क्योंकि वो जो घटना हुई है स्वयं के प्रेरण के कारण हुई है, इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, स्वयं प्रेरण कहते हैं। स्वयं प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। वो जो धारा आएगी वो क्या करेगी, उन कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण क्या ही है, इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या होता है, विरोध होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसका क्या होता है, विरोध होता है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, पढ़ रखा है ना। चलिए इसको समझते हैं हम एक प्रयोग से। यहाँ पे प्रयोग करने के लिए हमने क्या किया, एक कुंडली ले रखी है और एक परिपथ बना रखा है, ये प्लस ये माइनस ये कुंजी लग रही है। ठीक है, हमने क्या किया, एक परिपथ लिया है जिसमें एक कुंडली, एक बैटरी और एक कुंजी लगी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुंजी लगा रहे हैं। जैसे आप कुंजी लगाओगे तो परिपथ में जब कुंजी लगाया जाएगा तो धारा का मान क्या होगा, पहले तो क्या था, 0 था। मान लो संपूर्ण धारा इसमें I बह रही है तो इसका धारा का मान क्या होगा, 0 से I तक जाएगा। जैसे हम कुंडली लगाते हैं तो धारा का मान 0 से I तक बढ़ता है, और धारा का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब धारा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, कुंडली से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो भी क्या होगा, उसमें भी परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन, वो भी बढ़ेगा। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, कुंजी लगाएंगे, धारा का मान बढ़ेगा तो इसमें फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उस कुंडली में प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है, और इसकी जो दिशा होगी वो मूल धारा के विपरीत दिशा में होगी। समझ गए बात को, दोबारा समझ लें। अपने पास ये कुंडली है, ये अपन ने क्या किया, यहाँ से धारा दे रहे हैं, धारा देने के लिए हमने कुंजी को लगाया। कुंजी को लगाएंगे तो विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होगी। विद्युत धारा क्या हो रही है, 0 से I की तरफ जा रही है। इससे फ्लक्स में, यहाँ पे जो फ्लक्स है इसके अंदर, इसमें जो फ्लक्स है इनमें क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें भी एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसकी जो धारा उत्पन्न होगी उसको हम प्रेरित धारा कहेंगे, और ये जो प्रेरित धारा होगी इसकी दिशा क्या होगी, मूल धारा के विपरीत होगी। अब हम क्या करें, कुंजी को निकाल लीजिए। जब तक धारा आपके पूरा हो गया I तक, अब आप क्या करोगे, कुंजी को निकालोगे। अब जब आप कुंजी को निकालोगे तो धारा क्या होगी, I से क्या होगी, धीरे 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 कम होगी। कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी। यानी मैं कहूँ कि जब परिपथ से कुंजी को हटाया जाता है तो धारा का मान I से 0 तक घटता है। इसके कारण क्या होगा, वापस फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स भी क्या होगा, घटेगा। कुंडली से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो भी क्या होता है, घटता है, और इसका मतलब क्या हो गया, फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। इसलिए स्वयं उस कुंडली में भी क्या होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, और इस वक्त जो धारा होगी वापस बदलेगी, और इसकी दिशा क्या होगी, मूल धारा की दिशा में हो जाएगी। पहले तो इधर आई थी ना, अब वापस इधर की तरफ आ जाएगी, और जो अपनी धारा है मूल धारा भी क्या हो रही है, इधर ही बह रही है। तो दोनों की दिशा क्या होगी, एक जैसी आ जाएगी। समझ गए बात को, क्लियर है। हमने क्या किया, पहले कुंजी लगाया तो धारा क्या हुई, 0 से I तक गई। धारा क्या हुई, 0 से I तक गई। हमने कुंजी को हटा लिया तो धारा क्या हुई, I से 0 आई। जब आपने कुंजी को लगाया, जब हमने क्या किया, कुंजी को लगाया तो धारा 0 से I गई, और जो प्रेरित धारा है उस मूल धारा के दिशा की क्या हो गई, विपरीत हो गई। जब हमने कुंजी को हटाया तो हमारी जो धारा है वो क्या हो गई, I से 0 हो गई, और प्रेरित धारा की दिशा भी क्या हो गई, जिधर हमारी मूल धारा की दिशा है उस तरफ ही हो गई। क्लियर है बात। चलिए बात करते हैं स्वयं प्रेरण गुणांक और स्वयं प्रेरकत्व। जहाँ पे स्वयं प्रेरण हो रहा है
तो उसका गुणांक क्या है, जिसे हम स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं, उसको कैसे ज्ञात करें। किसी कुंडली में सम्मत चुंबकीय फ्लक्स का मान कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है वो क्या होता है, धारा जो होती है उसके समानुपाती होती है, जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होती है। यानी मैं कह सकता हूं N∅B समानुपाती होता है I का। धारा हो गई I, है ना, और N∅B, फाई आपको पता ही है चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब देखो इस समानुपाती के निशान को हटाना है, तो जैसे हम समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमें एक नियतांक लेना पड़ता है। तो हमने एक नियतांक ले लिया, यहाँ पे ये L ले लिया। ये जो L है वही क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। यहाँ पे हर चीज़ों को आप बता देंगे। N का मतलब जो यहाँ है कुंडली में फेरों की संख्या है, I कुंडली से प्रवाहित धारा है, और L जिसे मैंने समानुपाती स्थिरांक कहा है, ये क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है, जिसे हम स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं यहाँ पे L का मान निकालना चाहें तो आप आसानी से L का मान निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हो क्या यहाँ पे L का मान। अगर आपको L का मान निकालना हो तो आप यहाँ पे आसानी से यूँ कह सकते हैं N∅B बटा कितना, भाई L यहाँ रह गया, N∅B बटा I। इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, L का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। ये आप जानते हो फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, E बराबर होता है -N∞ के। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 किसको दिया अपन ने, इसको समीकरण 1 दिया है। यहाँ देखिए समीकरण 2 और 1 को, दोनों को क्या करो, हल कर दो। दोनों को हल करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे ये आ गया अपने पास। तो E बराबर क्या होगा, N यहाँ पे ∅B dt, तो ये किसके बराबर होगा, दोनों के क्या करना है आपको, मान रखने हैं। इन दोनों के मान रखोगे तो ये समीकरण आपके पास आसानी से आ जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है भाई। इनका मान यहाँ से ले आओ ना, ये अपने पास N∅B बराबर क्या है, Li है। तो अपन ने क्या किया, N∅B है ये, समझ रहे बात को, N∅B है, इसकी जगह हमने क्या किया, Li लिख दिया। ये कहाँ से लाए, ये देखो यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है आपको -N∞dt। इसको आप आसानी से n को अंदर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अवकलन के नियमों को जानते हैं अच्छी तरह। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को। ये अपन ने लिख दिया, तो ये मान को हमने क्या किया, यहां रख दिया। चलिए, तो कुल मिला के E बराबर ये आ गया माइनस का d dt Li। ये क्या है, ये वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल। L अभी आपने देखा ये क्या था, प्रेरकत्व था, I क्या थी, धारा थी। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे आप न्यूमेरिकल करने के काम में आता है। ठीक है, यहां से आप चाहें तो L का मान निकाल सकते हैं। E बराबर अपने पास आया -L di/dt। समझ गए होंगे कैसे आया, यहां से समझ गए बात को। L आपका कांस्टेंट था, इसलिए अपन ने क्या किया, बाहर निकाल लिया। इस बात को समझिए, यहां पे जो है अपने पास ये d dt Li है ना, ये लिखा हुआ है ना -d dt Li, और ये निकला हुआ है अपने पास E बराबर आया था। आप सोचेंगे कि L कैसे बाहर आया, L क्या है, कांस्टेंट है। अवकलन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है, तो इसको यूँ लिख सकते हैं, आसानी से यूँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हमने क्या किया, L का मान निकाल लिया। ये आपका एक सूत्र बन के आ गया, L बराबर -E/di/dt बटे में। समझ गए, क्लियर है। सूत्र याद रखिए, डायरेक्ट सूत्र भी पूछे जा सकते हैं हमसे परीक्षा में। यदि मैं di/dt को 1 एम्पियर पर सेकंड कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे di/dt का मान कितना कर दूं, 1 रख दूं भाई। इसका मान कितना कर दें अपन, 1 कर दें, तो क्या होगा, L बराबर देखो क्या आ जाएगा, माइनस का E आ जाएगा, है ना। तो L बराबर क्या हो गया, माइनस का E आ गया। तो L बराबर आ गया आपके पास माइनस का E। मापांक लेना चाहें तो आप मापांक लेके भी बोल सकते हैं। मापांक में क्या होता है, माइनस गायब हो जाता है, L का भी मापांक ले लें तो ये आ गया अपने पास। समझ रहे बात को, ये माइनस का क्या किया, गायब कर दिया अपन ने। माइनस का मापांक प्लस ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक परिभाषा बना सकते हो, इससे क्या बना सकते हैं कि किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा परिवर्तन की दर के लिए कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। मैंने क्या किया, di/dt का मतलब धारा में परिवर्तन, कितनी कर दी मैंने, धारा में परिवर्तन
एकांक 1 कर दी। इसके लिए जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आया वो किसके बराबर हो गया, स्वयं प्रेरण गुणांक के बराबर हो गया। हमने बड़े आसानी से क्या किया, डेफिनेशन बना लिया। तो आपको अगर सूत्र याद है तो डेफिनेशन बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों ये समझ में आ गया होगा स्वयं प्रेरण क्या होता है और स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है, क्लियर है। अगर आप स्वयं प्रेरण गुणांक का मात्रक ज्ञात करना चाहते हैं तो मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट बटा एम्पियर इंटू सेकेंड। कैसे पता किया, बिल्कुल हमने इसी से पता किया। देखिए यहाँ पे जो L था ये था वोल्ट, E प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो उसका सूत्र रख दिया हमने dI/dt। नीचे है dI/dt का मतलब क्या है, धारा में परिवर्तन, धारा का एम्पियर, परिवर्तन का समय। तो ये मान हमने रख दिया, इसका मान तो वोल्ट लिख दिया, इसका एम्पियर लिख दिया, इसका नीचे समय लिख दिया, पलट के क्या हो गया, ऊपर चला गया और ये आपका बन गया वोल्ट एम्पियर इंटू सेकेंड। समझ गए, जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं। अगर इसकी विमा चाहिए तो आप इसकी विमा भी निकाल सकते हैं, mL/t की घात -2 a की घात -2 निकलती है। निकालना आपको आता है, पहले सिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, किसी कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है। अभी हमने बात की स्वयं प्रेरण की, अब बात करें कि किसी कुंडली में जो संचित चुंबकीय ऊर्जा है वो क्या होती है। ये तो आप जानते हो, शक्ति की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, P बराबर होता है dW/dt और ये इसके बराबर होता है विद्युत वाहक बल और I के गुणनफल के बराबर VI होता है ना, ये अपन ने पढ़ रखा है। P बराबर क्या होता है, VI होता है, तो ये V तो है ना, तो ये मान आप अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये dW/dt है, इधर ये लिखा हुआ है अपने पास, तो dt को इधर दे दो और इसको दे दो समीकरण नंबर 1। साथ में भी थोड़ी देर पहले हमने ये भी निकाला था, विद्युत वाहक बल बराबर क्या था, L/dI/dt के बराबर था। अपन क्या करेंगे, ये मान उठा के रखेंगे यहाँ पे। तो समीकरण 1 में ये मान रखता हूँ, तो dW बराबर आ गया L, समझो क्या कर रहा हूँ, इसका मान उठा के यहाँ रख रहा हूँ, तो dW बराबर क्या होगा, L/dI/dt राइट। ये आ गया L/dI/dt। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस dt से dt तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये L बच गया, ये I बच गया, ये मैंने लिख दिया LI/dI, ये लिख दिया अपन ने LI/dI। कुंडली में जो धारा थी वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, 0 से I तक चलती है। अपन क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। हमारे पास जो ये आया हुआ है ना, यहाँ देखना, ये अपने पास dW बराबर आया हुआ है LI/dI। इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, ये dW इधर हो गया LI और DI। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, dW का करोगे तो ये W हो जाएगा और इसको करना है आपको 0 से लेके I तक, LI/dI। अब ये कॉमन सेंस की बात है, L क्या है आपका कांस्टेंट है, तो L क्या होगा, समाकलन के निशान से बाहर निकलेगा। तो अपन ने क्या किया, L को समाकलन के निशान से क्या किया, बाहर निकाल दिया। L को हमने क्या किया, समाकलन के निशान से बाहर निकाल दिया। तो ये आ गया 0 से I/dI। अब ये तो पता होगा आपको x की घात n dx का समाकलन क्या होता है। तो अपन जानते हैं x की घात n+1 अपॉन n+1 आता है, प्लस c भी होता है, ये होता है ना। अगर मैं सिंपल बात करूं कि मुझे I/dI करना है तो घात कितनी हो गई, 1 हो गई, तो ये आएगा 1 + 1 बटे में 1 + 1, यानी ये आएगा आपके पास I²/2। ये आएगा अपने पास I²/2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये रख दिया I²/2 और लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी करनी है। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो I की जगह I ही रखना है और लोअर लिमिट में I की जगह क्या करना है, 0 रखना है। तो जब लोअर लिमिट रखेंगे वो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास यही बचेगा 1/2 LI²। समझ गए बात को, ये बचेगा अपने पास 1/2 LI²। तो ये जो W है ये क्या हो गया, किया गया कार्य है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये जो W है जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास जो ऊर्जा आ गई वो UM क्या हो गया, एनर्जी के लिए बोल रहा हूँ U है ना। तो ऊर्जा है मैग्नेटिक वाली वो कितनी हो गई, ½ LI² हो गई। और ये आपके पास क्या हो गया, इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बन गया जो न्यूमेरिकल के काम आता है। डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है। जरा सी बात याद रखनी है आपको, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। क्या क्या याद रखना है अपने को इसके अंदर, सिर्फ एक तो ये पावर याद रहता है आपको, P बराबर क्या होता है, VI होता है। और ये अभी अपन ने पीछे से निकाल रखा है और इसके बराबर ये होता है बस।
दो चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। समाकलन वगैरह करना आपको आता ही है। चलिए बात करते हैं धारावाही परिनालिका का स्वयं गुणांक क्या होता है। धारावाही परिनालिका, परिनालिका आप जानते ही अच्छी तरह। मान लो आप क्या करें, एक परिनालिका है जिसकी लंबाई कितनी मान ली मैंने, L लंबाई मान ली, यानी मेरे पास एक L लंबाई की परिनालिका है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है, और इसमें मैं धारा कितनी प्रवाहित कर रहा हूँ, I धारा प्रवाहित कर रहा हूँ, और फेरों की संख्या कितनी है, N है। समझ गए बात को। मैंने एक परिनालिका ली, धारावाही परिनालिका, जिसकी लंबाई कितनी ले ली, L ले ली, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो ले लिया, A ले लिया, फेरों की संख्या कितनी मान ली मैंने, N मान ली, और उसमें प्रवाहित जो धारा है वो कितनी ले ली, I ले ली, और कुंडली में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अपन ने मान ली N, और ये किसके बराबर होगा, कैपिटल N अपॉन L के बराबर होगा, जिसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ये तो आपको अच्छी तरह पता है, जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो होता है μ0 Ni के बराबर, अपन पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो ये B होता है μ0 Ni के बराबर, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो B है अपने पास है μ0 Ni और N है N अपॉन L, और ये अपन जानते हैं कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स N फाई बराबर होता है NL BA के बराबर, ये भी अपने को मालूम है। अब हम क्या करें, समीकरण 2 को उपरोक्त समीकरण में रख देते हैं। जब उसको रखोगे आप, समीकरण 2 को रखोगे तो देखो क्या क्या आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, मान रखना है, इस B का क्या करना है, मान रखना है। यहाँ पे B का मान रख रहा हूँ, तो देखो N फाई, और ये अपने पास देखिए NL तो है ही, तो यहाँ पे ये NL लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस B का मान ये रखूँगा μ0 Ni, तो रख देता हूँ, ये रख दिया μ0 Ni, और ये A किधर से आया, A तो पहले से ही रखा हुआ है ना, ये पहले से रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3, इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 3 कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ लिया था, स्वयं की घटना में देखा था, N फाई किसके बराबर होता है, Li के बराबर होता है। अब देखिए N फाई, ये भी N फाई, यानी समीकरण 3 और 4 में LHS बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, RHS भी बराबर हो जाएगा। यानी ये हो गया मेरे पास कि Li इसके बराबर होगा, तो ये मैंने इसको बराबर कर दिया, Li बराबर हो गया μ0 N स्क्वायर ALi के बराबर। जो कटते हैं काट दीजिए, बस इतना सा काम करना है, जो कट रहे हैं काट दीजिए। तो देखो क्या क्या कट रहा है, I कैंसिल हो जाएगा क्या, ये आपका I कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया L μ0 N स्क्वायर AL, तो ये आपका भाई एक फॉर्मूला बन गया, L बराबर हो गया μ0 N स्क्वायर AL के बराबर। यदि कुंडली में कोई माध्यम भरा हो, तब आप स्वप्रेरक देखना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास LM, यानी L तो स्वप्रेरक है, M का मतलब है मीडियम। यहाँ पे देखिए ये आया था μ0, बस आप μ0 को हटा दीजिए, इसकी जगह क्या लगा दीजिए, म्यू लगा दो, μ N स्क्वायर AL, और ये अपने को पता है कि जो म्यू होता है वो किसके बराबर होता है, μ0 μr के बराबर होता है। तो इस म्यू की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ μ0 μr N स्क्वायर AL। तो अगर माध्यम है तब ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा, और माध्यम नहीं है तब आप इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। समझ गए होंगे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वयं गुणांक का मान देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये जो LM है, अभी बात कर रहे थे मीडियम के लिए, ये μr के क्या होता है, समानुपाती होता है। LM N स्क्वायर के समानुपाती है, LM A के समानुपाती है, LM L के समानुपाती है। ये कहाँ से पता कर रहे हैं, इससे LM μ0 के μr के N स्क्वायर के AL के, है ना, इनके क्या है, ये समानुपाती हैं, तो वहाँ से हमने ये देख लिया। अब ये जो स्वप्रेरण के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में लगे प्रतिरोध तार की कुंडलियां दोहरा करके बनाई जाती है। कुछ बातें ध्यान रखना है, स्वप्रेरण के प्रभाव को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बॉक्स में लगे प्रतिरोध की तार की जो कुंडलियां हैं दोहरा करके बनाई जाती हैं। इसी प्रकार व्हीटस्टोन सेतु प्रयोग में पहले बैटरी कुंजी को और फिर धारामापी कुंजी को दबाकर प्रेरित धारा का प्रभाव दूर किया जाता है। यानी आपको अगर प्रेरित धारा का प्रभाव दूर करना है, जब आप व्हीटस्टोन सेतु प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, पहले बैटरी कुंजी को फिर धारामापी कुंजी को दबाकर प्रेरित धारा को क्या करते हैं, हम दूर कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आगे पढ़ने के लिए अगली कक्षा में। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।